प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। आज का विषय है सिविल सर्विसेज परीक्षा में साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव, सलाहकार सिविल सर्विसेज परीक्षा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ज्ञानवाणी इलाहाबाद के विश्व विनोद शुक्ल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विश्व विनोद और एक बार पुनः हाजिर हूं एक और नए विषय पर, एक और नए फोन इन कार्यक्रम के साथ। विषय है सिविल सर्विसेज की परीक्षा में साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें। इस टॉपिक को हमारे आज के फोन इन कार्यक्रम का विषय बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है उन परीक्षार्थियों और सफल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन जो इस वक्त सिविल की तैयारी कर रहे हैं या फिर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और हाँ, हमारा आज का ये फोन इन प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्हें किन्हीं कारणों से सफलता के अंतिम पायदान यानी इंटरव्यू से लौटना पड़ा। खैर, कहा गया है बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। इसी पर अमल करते हैं और आप सभी मित्रों विद्यार्थियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव का, जो कि पिछले 12 वर्षों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं और एक सफल करियर काउंसलर हैं। और आज हमारे बीच आए हैं अपने कीमती समय का कुछ वक्त गुजारने, ज्ञानवाणी के सुधी श्रोताओं का मार्गदर्शन करने। तो डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव, आपका स्वागत है ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। I want to deliver my thanks to those who are going to appear in the interview of IAS. And then I want to deliver my thanks to the Gyanvani also, which has given me opportunity to be part of it. चलिए, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप अपना कीमती समय, जैसा कि मैंने कहा, निकाल कर हमारे बीच आए हैं। जी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा आज का ये 1 घंटा है जिसे हम आपके साथ गुजारेंगे, जी। इसमें बहुत सारे प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे आज जानने को मिलेंगी हमारे श्रोताओं को। उनके प्रश्न भी हमारे बीच होंगे उनकी फ़ोन कॉल्स के रूप में। लेकिन इस वक्त अगर कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो पहला प्रश्न मेरा आपसे यही होगा कि इंटरव्यू के बेसिक्स क्या हैं, किन पर आधारित होता है कोई भी साक्षात्कार। देखिए, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को ये जानना चाहिए जी कि इंटरव्यू जो है वो सिलेक्शन की अंतिम कड़ी है और किसी भी कार्य की अंतिम कड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जी और बिना इंटरव्यू में प्रभावशाली प्रदर्शन किए हुए जी अभ्यर्थी का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। जी अभ्यर्थियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी बहुत से कैंडिडेट्स को रिजेक्ट होना बाकी है। जैसा कहा जाता है कि किसी मैराथन के अंतिम 100-200 मीटर बहुत निर्णायक होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभ्यर्थियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी बहुत से अभ्यर्थियों को रिजेक्ट होना बाकी है। जिन लोगों ने रिटन क्वालिफाई भी किया है उनमें से कुछ का ही सिलेक्शन होगा। जी और एक चीज़ और कि रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में एक अंतर ये है कि लिखित परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को एक ही प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं और एक ही परीक्षक को संतुष्ट करना होता है। और इंटरव्यू में अलग अलग अभ्यर्थियों से अलग अलग प्रश्न किए जाते हैं और एक साथ कई परीक्षकों को संतुष्ट करना होता है। और इंटरव्यू के बारे में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू इज़ ए पर्सनालिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। सो ड्यूरिंग इंटरव्यू कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके माइंड और बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन दिखाई पड़ना चाहिए। जो उसका दिमाग सोच रहा है, बोर्ड को ये लगना चाहिए कि उसी के अकॉर्डिंगली वो बोल रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली उसका बॉडी का बिहेवियर है। सो ऑल टुगेदर इट इज़ जस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। यानी उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि उसका जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन से ही जो उसके सामने बोर्ड के लोग बैठे हैं, जो मेंबर्स हैं, जो उससे इंटरव्यू करने के लिए बैठे हैं, उन पर ये प्रभाव पड़े कि हाँ, ये दिल दिमाग से बिल्कुल तैयार होकर आया है और इसकी जो प्रिपरेशन है हमें उसी की परीक्षा लेनी है। टेक ऑफ ऑफ द इंटरव्यू। अच्छा, यही इंटरव्यू का टेक ऑफ है। बिल्कुल। कि जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि आप कैसे एंट्री ले रहे हैं, कैसे विश कर रहे हैं, और यही सबसे पहला प्रभाव डालता है बोर्ड पर कि, और ये अगर टेक ऑफ अच्छा रहता है तो आगे का इंटरव्यू भी ठीक निकल जाता है। सही कहा आपने। तो यानी एक तरह से बेसिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेन चीज़ तो यही हो गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब घुसते हैं रूम में मेंबर्स के सामने तो दिल दिमाग से बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप किसे रखेंगे? देखिए, इसके बाद इंटरव्यू के लिए जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू की तैयारी उन्हें कैसे करनी है, इंटरव्यू में किस किस प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी को हम लोग 5 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपसे प्रश्न किए जाते हैं आपके पर्सनल बैकग्राउंड के ऊपर, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के ऊपर। देन आपसे फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आपने जिन विषयों को पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन किए जा सकते हैं।
क्वेश्चन बर्निंग टॉपिक्स पे भी किए जा सकते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के हैं, जी। और क्वेश्चन हाइपोथेटिकल या परिकल्पनात्मक भी किए जा सकते हैं। और ये वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी बाध्य हो जाता है। यानी इस बारे में ये अगर कहा जाए कि आप जिस विषय से अभी तक परीक्षा पास करते आए हैं, जरूरी नहीं है कि उसी पे आधारित आपसे सारे प्रश्न होंगे। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। इसमें अमूमन किन किन चीजों को वो शामिल करते हैं? देखिए, इसमें विषयों की जहाँ तक बात है तो विषयों में जो विषय आपने ग्रेजुएशन स्तर पे पढ़े हैं उन विषयों को ज़रूर देख लेना चाहिए, और जो विषय आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिविल सर्विसेज में लिए हैं उनको देख लेना चाहिए। और विषयों की तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं, उन विषयों का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, व्यावहारिक प्रयोग क्या है, आप सिविल सर्विसेज में उन विषयों की जानकारी को कैसे उपयोग में लाएंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, या अपने व्यावहारिक जीवन में उनका आप कैसे उपयोग करते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, तो एक तरह से देखा जाए व्यावहारिक ज्ञान ज्यादा जरूरी है बनस्पत की, उसकी ज्यादा गहराई या ज्यादा तथ्यात्मक हाँ पहलुओं पे बिल्कुल, जाके। क्योंकि जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन में आपके फैक्चुअल नॉलेज को टेस्ट कर लिया है। Pre और mains में। एग्जैक्टली, तो नाउ इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ द फैक्चुअल नॉलेज, जस्ट इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट. Now the UPSC just want to see that as a person whether you deserve the post like IAS or not. तो ये व्यक्तित्व परीक्षण है और ये बहुत तथ्यात्मक जानकारी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस पर बेस्ड नहीं है, और तो एक व्यवहारिक ज्ञान से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक चीज अभी आपके द्वारा हमें ये मालूम चली और मेरी लाइफ में तो पहली बार मुझे मालूम चली, और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी ये बिल्कुल नई चीज होगी कि सिविल सर्विसेज का जो साक्षात्कार होता है वो वास्तव में साक्षात्कार न कह के उसे व्यक्तित्व परीक्षण कहा जाता है। जी बिल्कुल, अगर आप जो उनकी ओर से लेटर भेजा जाता है उसमें आप देखिए तो वो पर्सनालिटी टेस्ट उसमें मेंशन रहता है, व्यक्तित्व परीक्षण, जिसका अच्छा। आशय यही है कि अब केवल वो ये देखना चाहते हैं कि एज ए पर्सन आप कैसे हैं, आप का थिंकिंग लेवल क्या है, एटीट्यूड क्या है, आपकी जी। दृष्टि कैसी है। तो इन साइकिक फीचर्स को भी वो बहुत चेक करते हैं। यानी जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल है जी जी, वो भी बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा। इफेक्टिव होना चाहिए। यू हैव टू बी हाईली सेल्फ एस्टीम्ड, टोटली कॉन्फिडेंट, एंड यू मस्ट हैव द विनिंग टेंडेंसी एंड योर एटिकेट, जनरल अवेयरनेस, योर लीडरशिप क्वालिटी and your commitment, your attitude, all these psychic features are very much decisive as far as the interview of civil services is concerned. अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न मेरे ख्याल से हो सकता है अभी किसी श्रोता की तरफ से भी आपसे पूछा जाए, लेकिन मैं ही पूछ ले रहा हूँ कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है हम ये मान के चलते हैं कि हर विद्यार्थी का अपना एक बैकग्राउंड होता है। कोई मिडिल क्लास फैमिली से होता है, कोई बहुत नीचे से, बहुत लोअर क्लास से जुड़ा हुआ होता है, और कोई बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से होता है, अपर क्लास से होता है। तो ऐसे लोगों का जो मेंटल लेवल है ये हम जानते ही हैं कि उसमें समानता नहीं होती, बहुत ही अलग अलग उनकी श्रेणियां हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप इसमें ये भी देखिए कि कुछ शहरी परिवेश से होते हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश से होते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को इस तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट की तो तैयारी करने में बड़ी मुश्किल होती होगी। डेफिनेटली मुश्किल होती है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल फीचर्स हैं उनके ऊपर प्रॉपरली कैंडिडेट को वर्कआउट करना होता है, क्योंकि बिना तैयारी के आप जा नहीं सकते। बिना तैयारी के इसके इंटरव्यू में आप नहीं जा सकते। इन फीचर्स पे नॉर्मली कैंडिडेट ध्यान नहीं देते हैं और वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते रहते हैं, और जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे कुछ ऐसे प्रश्न कर दिए जाते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, या आप अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, अभी तक आप क्या कर रहे थे। तो ये सारे प्रश्न इस टाइप के होते हैं कि वो सडनली इनका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए तैयारी कैसे करे आदमी? देखिए, इसके लिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अपना बायोडाटा बहुत ढंग से तैयार करना चाहिए। इसी बायोडाटा में आपकी पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, और जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी है वो भी कहीं ना कहीं इसी बायोडाटा से जुड़े हुए रहते हैं। सपोज आप कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसके फादर जो है न्यायिक क्षेत्र से संबंधित हैं, तो उसे न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पूछा जा सकता है। फादर अगर कृषक हैं, किसान हैं, तो भाई भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं, अच्छा। ये भी पूछा जा सकता है। आपने हाइपोथेटिकल एस्पेक्ट की बात की है, इसमें मुन क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? देखिए, ये वो प्रश्न होते हैं जिसमें बोर्ड आपकी राय लेना चाहते हैं, आपकी अच्छा। ओपिनियन लेना चाहते हैं, जी।
और जब आपकी ओपिनियन के बारे में प्रश्न किया जाएगा तो फिर उस प्रश्न का उत्तर आप आई डोंट नो के रूप में नहीं दे सकते, आपको उनका उत्तर देना ज़रूरी होगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए बोर्ड ये पूछ दें कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। इसी तरह से वो पूछ सकते हैं कि भाई आपकी पर्सनालिटी की मेरिट्स क्या हैं, गुण क्या हैं, आपकी पर्सनालिटीज़ की कमियां क्या हैं। इसी को अगर आप थोड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जोड़ें तो वो ये पूछ सकते हैं कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को आप मजबूत अर्थव्यवस्था कहेंगे, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। पॉलिटिकल विषयों से लीजिए तो ये कहा जा सकता है भारतीय लोकतंत्र की दिशा क्या है, आप क्या देख रहे हैं। इसी को आप इंटरनेशनल सब्जेक्ट मैटर में देखिए तो पूछा जा सकता है कि क्या भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड से आइए तो पूछा जा सकता है कि आप अपने पिता के व्यवसाय में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। बहुत से प्रश्न इस प्रकार के हैं। हेलो, मैं सर शैलेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ, केपीयूसी हॉस्टल इलाहाबाद से। अच्छा, केपीयूसी से। हाँ, बोलिए शैलेंद्र जी। जी सर, मैं सर फिजिकली हैंडीकेप हूँ सर, और साक्षात्कार में सर मैं इस बार हो रहा हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं वो जैसे व्हील चेयर जो है मैं उसको ले सकता हूँ क्या साथ में अपने? हाँ, देखिए इसमें यूपीएससी में ऐसा प्रोविजन है कि अगर आप इस लेवल पे हैंडीकैप्ड हैं तो उनसे आपको परमिशन लेनी होगी पहले, और देन उसके बाद अगर वो परमिट करते हैं तो आप ले जा सकते हैं। क्या मेंस का रिजल्ट आ चुका है आपका? जी सर, जी सर। और आप सिलेक्ट हो चुके हैं? जी सर। चलिए, आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। आपको प्रिपेयर होकर जाइए और मैदान मार के आइए। ठीक है, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो शैलेंद्र जी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसके बारे में उम्मन हम बात ही नहीं करते, तो इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं? हाँ, देखिए ऐसी सभी चीज़ों के लिए पहले यूपीएससी से आपको परमिशन लेनी होगी। मतलब कोई लेटर ड्राफ्टिंग इस तरह की? बिल्कुल, आपको करस्पॉन्डेंस करना होगा और देन उसके बाद अगर वो परमिट करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू के टाइम पे कैंडिडेट्स के साथ कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं अपीयर हो पाता है, तो उसके लिए भी करस्पॉन्डेंस करने पर वो यूपीएससी एक नई डेट दे देते हैं, या अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको कंसीडर करते हैं। बहुत कोऑपरेटिव अप्रोच होता है यूपीएससी का। और अगर किसी तरह से आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको लेके कोई गिल्टी नहीं बनानी चाहिए दिमाग में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूपीएससी आपको चांस दे रही है, आपके कैंडिडेचर को इंटरटेन कर रही है, आपको प्री मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने की परमिशन दे रही है, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब ऐसी चीजें कुछ असर नहीं डालती। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं आपका टारगेट वो है और आपको उसी के लिए सारी मेहनत करनी है। चलिए, बहुत अच्छा। एक प्रश्न अपने आप शैलेंद्र जी की वजह से उठ गया। अच्छा, आप बता रहे थे हाइपोथेटिकल एस्पेक्ट्स पे, तो आपने जैसे बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में आप ना नहीं कह सकते, आई डोंट नो नहीं कह सकते, और कैसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए आप ना कर सकते हैं? जैसे अगर मतलब आप ना कर दें तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे? देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इंटरव्यू बोर्ड है वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। सपोज आपसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन कर दिया गया, आपसे मान लीजिए यही पूछ दिया गया कि भाई रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, आपको नहीं ध्यान आ रहा है जी, स्टेट में आप कह दीजिए कि सॉरी सर अभी मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। इवन आपके सब्जेक्ट से ही कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया गया और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप स्टेट में कह दीजिए कि सर अभी मैं नहीं बता सकता। बहुत से अभ्यर्थी हम लोग के पास आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के स्तर पे सपोज कोई सब्जेक्ट पढ़ा, हिंदी पढ़ा या हिस्ट्री पढ़ा, और देन उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उसको नहीं लिया। अच्छा, अब उन विषयों को पढ़े हुए उन्हें 5-6 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन बोर्ड ये अपेक्षा करते हैं कि जो विषय आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हैं उनके बारे में जानकारी हो, और वो उस विषय पे प्रश्न करते हैं। तो आप सीधे कह दीजिए कि 5 वर्ष 6 वर्ष हो गए हैं, इस विषय पे प्रश्न न किया जाए, तो वो सीधे फिर वो उन पर प्रश्न नहीं करते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं शाश्वत शुक्ला बोल रहा हूँ मेडिकल कॉलेज से। शाश्वत शुक्ला, मेडिकल कॉलेज है। जी हाँ, पूछिए शाश्वत जी। मुझे ये पूछना है कि जब हम जाते हैं इंटरव्यू देने जी, और हम अपने प्रेफरेंसेस देते हैं कि हम आईएएस पहले दे रहे हैं, फिर आईएफएस दे रहे हैं, फिर आईआरएस दे रहे हैं, तो जिस तरह का हम जवाब देते हैं उससे क्या इस पे कोई फर्क पड़ता है कि हमें आईएएस मिल सकता है या आईएफएस मिल सकता है? कुछ ऐसा फर्क पड़ता है क्या? हाँ, देखिए इसमें ये है कि प्रेफरेंसेस के बारे में
कि आपसे ये प्रश्न जरूर किया जा सकता है कि आपने ये प्रेफरेंस क्यों दिया है। अच्छा, राइट। और कि अगर मान लीजिए आप आईपीएस आपने पहले दिया है तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर एंड डोंट वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। या इस समय बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं हाँ, जो कि कस्टम एंड एक्साइज वगैरह को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ। तो इस केस में प्रायोरिटी के ऊपर, प्रेफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जी। लेकिन आंसर देते समय ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना